हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। खत्री मैथ्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्क्वायर रूट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। स्क्वायर रूट जिसे हिंदी में हम वर्गमूल कहते हैं, आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा होगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। आज की क्लास में हम स्क्वायर रूट नंबर के बारे में नहीं, स्क्वायर रूट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्चुअली होता क्या है, स्क्वायर रूट फंक्शन बताने का मेन मकसद ये है कि स्क्वायर रूट फंक्शन में बहुत सारे ऐसे बेसिक टर्म होते हैं, ऐसे बेसिक पॉइंट्स होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, जनरली स्टूडेंट उसको मिस कर जाते हैं और क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं। तो हम उन्हीं सारे पॉइंट को चर्चा करेंगे और काफ़ी डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। स्क्वायर रूट का साइन कैसा होता है, तो आप लोग जानते ही हैं कि स्क्वायर रूट का साइन कैसा होता है, ये इस तरह का होता है। ठीक है ना। स्क्वायर रूट ये जो फंक्शन है उसका आपका फॉर्मेट कैसा होता है, तो y = √x, इसे हम कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x। इसे हम बोलते हैं, ये है आपका स्क्वायर रूट फंक्शन का जनरल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना स्टूडेंट्स। जनरली स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन में जिस तरह से आप लॉग फाइंड आउट करते हैं, तो लॉग जब आप डिफाइन करते हैं तो लॉग की कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है, जैसा कि हमने आपको बताया था। उसी तरीके से हर एक टर्म्स की अपनी कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है। उसी तरीके से स्क्वायर रूट फंक्शन का भी एक अपना लिमिटेशन होता है। लिमिटेशन ये होता है कि आप जो है किसी भी पॉजिटिव नंबर का ही स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, कभी भी आप निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है ना। जैसे मैं आपको ये बोलूं कि √-9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये नॉट पॉसिबल है, ये आपका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम कभी भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकालते हैं। ठीक है। अगर मैं बोलूं √9 का स्क्वायर रूट क्या है, तो √9 का अंडर रूट बोल रहा हूँ, मतलब 9 का स्क्वायर रूट। ठीक है ना। √9 शॉर्टकट में बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे बोला जाता है क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 9। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होगा, तो आपका होगा 3। बात समझ में आ रहा है। अगर मैं बोलूँ स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होगा, तो ये होगा आपका 4। अगर मैं बोलूँ स्क्वायर रूट ऑफ 0 क्या होगा, तो ये होगा 0। लेकिन मैं बोलूँ स्क्वायर रूट ऑफ -9 क्या होगा, तो आप बोलेंगे नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट डिफाइन नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है क्यों नहीं होता है। या फिर अगर आप इसको √-9 को जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो वहाँ पर √-9 मतलब निगेटिव नंबर का भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, बट वो जब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ूंगा तब। इन जनरल जब हम रियल नंबर पर हम काम करते हैं, जब हम रियल नंबर पर सारा कुछ काम करते हैं, तब वहाँ पर हमारा स्क्वायर रूट हमारा जो है पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन होता है। ठीक है। और हमारा जो सिलेबस में जो कुछ भी पढ़ना है, हमारा सिलेबस में जो कुछ भी पढ़ना है एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, सारा कुछ रियल नंबर पर ही पढ़ना है। हमें जो फंक्शन पढ़ना है वो भी हमारा रियल नंबर पर ही पढ़ना है। तो रियल नंबर के लिए कभी भी स्क्वायर रूट, निगेटिव स्क्वायर रूट जो है कभी भी डिफाइन नहीं होता। इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, मेरी बात को समझ रहे हैं। स्क्वायर रूट जो है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन होता है। ठीक है। तो इसका लिमिटेशन क्या हो गया कि कोई भी अगर स्क्वायर रूट फंक्शन है तो वो तभी डिफाइन होगा जब स्क्वायर रूट का अंदर वाला जो टर्म है वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्क्वायर रूट का जो अंदर वाला टर्म है वो हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए। कभी भी वो निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट डिफाइन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम अभी जो भी सिलेबस में पढ़ रहे हैं सारा का सारा रियल नंबर के लिए पढ़ रहे हैं, और रियल नंबर का, निगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट डिफाइन नहीं होता है। बात समझ में आ गया। ठीक है ना। तो ये हुआ बात। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि ये जो हम √9 लिख रहे हैं, √9 की वैल्यू क्या लिख रहे हैं, 3 लिख रहे हैं। बात समझ में आ रहा है। कभी कभी जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसे √9 = +-3 कर देते हैं, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि √9 जो है अपने आप में एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगा, +3 आएगा। अगर मैं √16 बोलूँ तो इसकी वैल्यू क्या आएगा,
प्लस का 4 आएगा, ठीक है ना, निगेटिव कभी नहीं आएगा। इसलिए अगर आप अंडर रूट एक्स स्क्वायर निकालने को बोलूँ कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो आप इसकी वैल्यू जनरली स्टूडेंट क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि जो हमने वेरिएबल यूज किया है वो आपका पॉजिटिव है या निगेटिव, इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर को सिर्फ एक्स लिखना ये सही नहीं है। मैंने पहले भी बताया है कि स्क्वायर रूट की वैल्यू हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, ठीक है ना। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा, तो ये मॉड एक्स होगा। बात समझ में आ रहा है? अगर गलती से अगर एक्स निगेटिव भी रहेगा तो ये जो मॉड की वैल्यू है उसे क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, और देन आफ्टर हमारा इसका आपका आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये ध्यान रखिएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, मॉड एक्स होता है। क्यों? क्योंकि एक्स मुझे पता नहीं है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव, लेकिन इतना मुझे जरूर पता है कि किसी का भी स्क्वायर रूट जब फाइंड आउट करते हैं तो हमेशा वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव या निगेटिव मुझे पता नहीं है तो ये कन्फर्म करने के लिए हम क्या लगा देते हैं, मॉडुलस लगा देते हैं। बात समझ में आ गया? तो ये ध्यान रखिएगा। ये बस एक सिंपल सी बात बतलानी थी कि किसी भी स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन में स्क्वायर रूट के अंदर की जो क्वांटिटी होती है हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होता है, ये इसका लिमिटेशन है। और जब भी हम स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन का यूज क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इस चीज़ का हम विशेष ध्यान रखेंगे। जनरली स्टूडेंट इस चीज़ का ध्यान नहीं देते हैं और वो क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं, ठीक है। जब मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो आपको उस चीज़ को मैं आपको पॉइंट आउट करूंगा कि जनरली स्टूडेंट गलती क्या करते हैं। बात समझ में आया ना? तो ये हुआ आपका स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन। ये बहुत ही सिंपल सा फंक्शन है, आप हर वक्त इसको देखते हैं, हर जगह देखते हैं, ठीक है। अगर आप हर जगह देखते हैं तो हर जगह आने के चांसेस भी हैं। अब अगर आपके इसके बेसिक जो है बिल्कुल जो आपका जहाँ पर स्टूडेंट जनरली मिस कर जाते हैं वो पॉइंट भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो कुछ भी स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन पढ़ रहे हैं या आपका सिग्नम फंक्शन पढ़ रहे हैं या लॉगरिथम फंक्शन पढ़ रहे हैं, जनरली इन सब क्वेश्चन का यूज है वो कहाँ आता है, वो आपका इनइक्वालिटी का क्वेश्चन सोल्व करने में आता है। और जब आप इनइक्वालिटी का क्वेश्चन सोल्व करते हैं तब वहाँ पर आपके लिमिटेशन कंडीशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है ना। इसलिए इन सारी चीज़ों को डिस्कस करना पड़ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये तो बात आप समझ गए होंगे, ये बात बहुत ध्यान से रखिएगा कि किसी भी स्क्वायर रूट का किसी भी नंबर का जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव क्वांटिटी देता है, ठीक है। और कभी भी स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसके अंदर की क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। इन दो बातों को ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं थोड़ा सा कि स्क्वायर रूट का ग्राफ कैसा होता है। तो अगर मुझे स्क्वायर रूट का ग्राफ ड्रा करना है तो 2-3 पॉइंट ले लीजिए। अगर मुझे ग्राफ ड्रा करना है, y इक्वल टू अंडर रूट एक्स का ग्राफ ड्रा करना है तो मैं 2-3 पॉइंट ले लेता हूँ। अगर मैं x इक्वल टू 0 लूँगा तो 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 0 होगा, मतलब यहाँ से मेरा पॉइंट क्या आ गया, 0 0 आ गया। बात समझ में आ रहा है? x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। अगर मैं x इक्वल टू 1 लेता हूँ तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, तो y की वैल्यू 1 आ गया, यहाँ से एक पॉइंट मेरा 1 1 मिल गया। अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ x की वैल्यू अगर मैं 4 लेता हूँ, x की वैल्यू 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 की वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, और यहाँ से मेरा एक पॉइंट मिल जाएगा 4 और 2। बात समझ में आ रहा है? अगर हम x की वैल्यू 9 लेता हूँ तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होगा, 3 होगा, और यहाँ से मेरा एक पॉइंट मिल जाएगा 9 और 3। तो 4 पॉइंट मेरे को मिल गए, इतना इनफ है। हम यहाँ पर x इक्वल टू निगेटिव नंबर तो ले नहीं सकते क्योंकि वो हमारा ऑलरेडी पहले से लिमिटेशन है कि आप निगेटिव नंबर नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि वो डिफाइन नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखिए, तो अब इसका मुझे अगर ग्राफ ड्रा करना है, अगर मुझे इसका ग्राफ ड्रा करना है तो कैसे ग्राफ ड्रा करेंगे? तो आप ये आपका एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए आपने जो पॉइंट निकाला है ये आपका एक्स है, एक्स डैश है, वाई है, वाई डैश है। एक बात और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जो मैं बोल रहा हूँ ये नेगेटिव का स्क्वायर रूट आपका डिफाइन नहीं होता है। क्यों डिफाइन नहीं होता है इसके बारे में हम डिटेल्स में चर्चा जो है हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वहीं पर मुझे इसका रूट फाइंड आउट करने का एक अल्टरनेट मेथड ही बताया जाता है कि आप इसका भी फाइंड कर सकते हैं। तो क्यों नहीं होता है, अगर मैं अल्टरनेट तरीके से करूँ तो कैसे करूँ, वो सारा का सारा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में बताया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अभी बस इतना ध्यान रखिए कि किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट आपका फाइंड आउट नहीं किया जाता है, ठीक है। क्यों नहीं किया जाता है, अगर उसका डिटेल्स एक्सप्लेनेशन हम कॉम्प्लेक्स नंबर में करेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अभी मुझे बस इसकी जो बेसिक पॉइंट है
जो जिससे हमारा इस टाइप का स्क्वायर रूट टाइप का जो क्वेश्चन आए वो हमारा बन जाना चाहिए और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अभी आज की क्लास का मेरा मेन मोटो ये है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखिए, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रा करना चाहूँ तो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका हो गया ऑरिजिन। अब पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है 0 0, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है आपका 1 1, आपका दूसरा पॉइंट क्या है 1 1 है, तो ये आपका 1 1 हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है आपका, तीसरा पॉइंट है 4 और 2, तो ये आपका 4 हो गया, ये आपका 2 हो गया। कहने का मतलब ये है कि इसका ग्राफ जो है ना कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। बात समझ में आ रहा है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। x = 9 लीजिएगा तो y = 3 आ जाएगा, ठीक है, तो वो अभी मैं ले नहीं रहा हूँ क्योंकि थोड़ा स्पेस कम पड़ जा रहा है। तो ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर ये ग्राफ है तो हम ग्राफ देखकर हम आराम से इसका डोमेन बता सकते हैं। डोमेन क्या होता है, ग्राफ को अगर देख कर डोमेन बताना है तो हम क्या बोल सकते हैं कि उस ग्राफ का एक्स एक्सिस पर कहाँ तक एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ ऑन द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द ग्राफ। बात समझ में आ रहा है, मतलब कि एक्स एक्सिस पर ग्राफ का जो फैलाव है उसी को हम बोलते हैं डोमेन। तो देखिए इस ग्राफ का एक्स एक्सिस पर कहाँ तक फैलाव है, तो इस ग्राफ का एक्स एक्सिस पर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक फैलाव है, ठीक है। 0 से इन्फिनिटी तक आप x की कोई भी वैल्यू लीजिए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू मिलेगा। अगर उसके कॉरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू मिल रहा है इसका मतलब कि उन सारे पॉइंट पर x एक्सिस पर ग्राफ का फैलाव है, ठीक है। अगर आप x एक्सिस पर नेगेटिव नंबर लीजिएगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कहीं y मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। बात समझ में आ रहा है, तो इस फंक्शन का y = √x फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, तो आपका जो डोमेन होगा वो होगा आपका 0 to इन्फिनिटी। बात समझ में आ रहा है, उसका डोमेन क्या होगा 0 से इन्फिनिटी तक। 0 को इंक्लूड करेंगे, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 0 क्या होता है 0, y = 0 पर क्या दे रहा है 0, मतलब कि हम 0 को इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। रेंज क्या होगा, अगर कोई हमसे रेंज पूछे तो रेंज क्या होगा, तो रेंज को क्या बोलते हैं ग्राफ को देखकर कि एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ ऑन द y एक्सिस इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द ग्राफ। मतलब कि उस ग्राफ का y एक्सिस पर फैलाव क्या कहलाता है, उस ग्राफ का रेंज कहलाता है। तो आप आपका y एक्सिस देख लीजिए, ये आपका y एक्सिस है। निगेटिव में कोई आपका कोई पॉइंट दिख रहा है क्या, निगेटिव में आपका y ग्राफ का कुछ फैलाव दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। पॉजिटिव में आपका दिख रहा है, आप 4 लीजिएगा तो कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर कोई पॉइंट आ जाएगा, ये ग्राफ काफ़ी आगे तक जाएगा तो आपका 4 पर कोई पॉइंट मिल जाएगा, 3 पर भी कोई आपका इसका कॉरस्पॉन्डिंग x मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है, इसका मतलब है कि y एक्सिस पर इस ग्राफ का फैलाव कहाँ से कहाँ तक है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। इसका मतलब कि इस जो फंक्शन है 0 से इन्फिनिटी तक, 0 को इंक्लूड करना है और इन्फिनिटी को तो हमेशा एक्सक्लूड ही करना होता है। बात समझ में आया, इसका मतलब कि ये जो हमारा स्क्वायर रूट फंक्शन है उसका डोमेन क्या होगा 0 से इन्फिनिटी, रेंज क्या होगा 0 से इन्फिनिटी। बात समझ में आ गया, तो ये हुआ हमारा ग्राफ और ये हुआ उसका डोमेन और रेंज, ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा कुछ बेसिक सा स्क्वायर रूट फंक्शन के बारे में बेसिक सा जानकारी। अब हम इससे रिलेटेड, अब मैं इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैं 2-4 क्वेश्चन करूंगा और जो इसके कॉमन मिस्टेक होते हैं उस मिस्टेक्स को हटाने की कोशिश करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। 2-4 क्वेश्चन से इसके जो आपके कन्फ्यूजन है उसको दूर करने की कोशिश करूंगा, ये बात को ध्यान रखिएगा। तो अब स्टार्ट करता हूँ, एक क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। क्वेश्चन है solve for x √3x - 5 greater than √4 - x। बात समझ में आ रहा है, इसको आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। solve for x √3x - 5 greater than √4 - x, इसको क्या करना है, आपको सोल्व करना है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखिए जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं,
कि जब इसको सोल्व करते हैं तो वो जनरली क्या करते हैं कि वो स्टूडेंट ये दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करके स्क्वायर रूट हटा देते हैं, उसके बाद सोल्व कर देते हैं और x की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। जनरली स्टूडेंट ये करते हैं, बट उसमें वो कॉमन मिस्टेक ये करते हैं कि हम ठीक है हम स्क्वायर करके इसके स्क्वायर रूट को हटा रहे हैं, फिर उसकी वैल्यू को सोल्व करके हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं, वो ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके अलावा भी इसमें कुछ ऐसे टर्म हैं जिसको ध्यान देना जरूरी है। वो कौन सा टर्म है? तो आपको ये क्या पता है कि अंडर ये 3x - 5 आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव? ये तो आपको पता नहीं है, लेकिन आपको ये जरूर पता है कि ये तभी डिफाइन होगा, इस पर तभी सब कुछ काम होगा जब ये पॉजिटिव होना चाहिए। ये वाला आपका पॉजिटिव या नेगेटिव ये पता है क्या? नहीं पता है। तो ये तभी आपका डिफाइन होगा जब आपका पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव नहीं रहा तो आप आंसर निकाल दीजिएगा, आंसर कुछ और आ जाएगा जो इसको डिफाइन ही नहीं कर रहा है। आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो वहाँ पर वो चीज़ वैलिड भी तो होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि मतलब आप कुछ निकाल दीजिए वो क्वेश्चन वैलिड ही ना हो। तो इसकी वैलिडिटी को बनाए रखने के लिए ये बात आपको जानना जरूरी है कि 3x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। बात समझ में आ रहा है? ये वाला वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर होगा तभी इस क्वेश्चन की वैलिडिटी बनी रहेगी और आंसर जो रहेगा वो हमारा वैलिड आंसर रहेगा। अदरवाइज अगर हम डायरेक्ट इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर रूट हटाकर सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, लेकिन आंसर की कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी। बात समझ में आ रहा है? तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, आपको क्या पता है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव? नहीं है, लेकिन मुझे कैसा मानना है कि 4 - x हमेशा कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। बात समझ में आ रहा है? ये होना चाहिए। तो अगर ये 3x - 5 ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगा? ग्रेटर देन या इक्वल टू 5/3। यहाँ से -x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4। ठीक है, माइनस को हटाएंगे तो x इज लेस देन इक्वल टू 4 आ गया। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने चाहिए। ठीक है, ये दोनों कंडीशन आपके सेटिस्फाई करने चाहिए और देन आफ्टर उसके बाद आप यहाँ से इसकी वैल्यू सोल्व कीजिए। बात समझ में आ रहा है? मतलब इनका भी ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आप इनका ख्याल नहीं रखिएगा, अगर इससे अलग कोई आंसर आ जाएगा तो पता चलेगा कि आपको उस वैल्यू के लिए ये तो डिफाइन ही नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो मुझे इसके जो लिमिटेशन है उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। जिस तरह से हम लॉग में कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे तो लॉग में क्वेश्चन सोल्व करने के बाद हम उसको सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करके देख रहे थे कि क्या वो सॉल्यूशन जो आ रहा है वो सच में उस क्वेश्चन के लिए वैलिड हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन द सेम वे हम इसको जब सोल्व करेंगे तो सोल्व तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ इसकी जो वैलिडिटी बनाए रखने के लिए ये जो कंडीशन है ये भी आपका सेटिस्फाई करना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। ये स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन में जनरल स्टूडेंट गलत कर जाते हैं और आंसर उनका गलत आता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये तो दो कंडीशन है। अब हम इसको सोल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम जो है दोनों साइड क्या कर रहे हैं? स्क्वायर कर रहे हैं। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट तो हट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या मेरे पास? 3x - 5 ग्रेटर देन 4 - x। बात समझ में आ रहा है? -x को इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा आपका 4x और ये हो जाएगा ग्रेटर देन, इक्वल नहीं लगेगा जी, ठीक है, क्योंकि इक्वलिटी साइन नहीं है, ग्रेटर देन 9। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगा? तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 9/4। बात समझ में आ गया? तो इसको सोल्व करने के बाद हमारा क्या आया? x इज ग्रेटर देन 9/4, x इज ग्रेटर देन 9/4। इसका लिमिटेशन क्या था? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5/3, इससे बड़ा होना चाहिए। इसका लिमिटेशन क्या था? x इज लेस देन इक्वल टू 4, ये होना चाहिए। अब हम जब फाइनल आंसर लिखेंगे तो क्या होगा? ये तीनों का जो कॉमन सॉल्यूशन होगा, ये जो तीनों का कॉमन सॉल्यूशन होगा वही हमारा आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है ना? अब तीनों का कॉमन सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? तो आराम से आप नंबर लाइन ड्रा कीजिए। ये हुआ आपका एक नंबर लाइन, -∞ से +∞। यहाँ पर x इक्वल टू क्या है? 5/3। तो 5/3 मतलब 1 पॉइंट समथिंग। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? x की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 5/3 होना चाहिए, मतलब कि 5/3 से बड़ा एक कोई वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, हम इधर लिख दिए। ठीक है, यहाँ पर आपका डार्क पॉइंट दिए, मतलब कि 5/3 को इंक्लूड किए हैं क्योंकि 5/3 के पास इक्वलिटी साइन है। दूसरी बात, x की वैल्यू, ये दूसरा कंडीशन बता रहा है कि x की वैल्यू क्या होना चाहिए? 4 से लेस होना चाहिए। मान लीजिए 4 यहाँ पर कहीं होगा तो ये बता रहा है कि x की वैल्यू कहाँ होना चाहिए? 4 से स्मॉल होना चाहिए, मतलब इधर वाला पोर्शन होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है?
4 पर इक्वलिटी साइन है इसलिए डार्क पॉइंट। अब जो ये तीसरा बता रहा है जिसको सोल्व करने के बाद आया था, ये है वैल्यू कि x का वैल्यू ग्रेटर देन 9/4 होना चाहिए। 9/4 मतलब 2 पॉइंट समथिंग, मतलब कहीं पर ऐसा होगा, ये होगा आपका 9/4। तो जो तीसरा कंडीशन बोल रहा है कि x की वैल्यू जो 9/4 से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। और चूंकि यहाँ पर इक्वलिटी साइन नहीं है इसलिए यहाँ पर हॉलो दे दिए और ये आपका इधर होना चाहिए, ठीक है। अब बोलिए ये तीनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा। तीनों का कॉमन सॉल्यूशन मतलब कि आपका तीनों लाइन मिलना चाहिए। देखिए ये आपका तीनों लाइन मिल रहा है ना, ये सारे के सारे क्या है, तीनों लाइन यहाँ पर मिल रहा है। इसके अलावा इधर तो नहीं मिल रहा है, इसको तो इधर नहीं मिल रहा है। तो ये आपका जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, कॉमन सॉल्यूशन, जिसमें 4 को इंक्लूड किया गया है क्योंकि 4 आपको लेना है। 9/4 को एक्सक्लूड किया गया है क्योंकि यहाँ पर आपका 9/4 नहीं लेना था। तो यहाँ से जो हमारा आंसर बन के आया x इज एलिमेंट ऑफ 9/4 से लेकर 4 तक। बात समझ में आया। 4 पर हम क्लोज मार दिए क्योंकि 4 को लेना है, 9/4 पर आपको हॉलो मार दिए। बात समझ में आया। एंड दिस इज द आंसर। बात समझ में आया। जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, डायरेक्ट स्क्वायर करते हैं, x इज ग्रेटर देन 9/4 निकालते हैं, वो आंसर लिख के चले जाते हैं, तो उनका आंसर क्या हो जाता है, गलत, ठीक है। इस अगर आप डायरेक्ट कीजिएगा तो आंसर क्या आएगा, x की वैल्यू 9/4 से बड़ा है। कहाँ तक बड़ा है, तो इन्फिनिटी तक बड़ा है। लेकिन अगर मैं सब कंडीशन लेके चल रहा हूँ तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आना चाहिए, 9/4 से लेके 4 तक आना चाहिए। बात समझ में आया। तो ये होता है आपका कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट जनरली किया करते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आप किसी भी स्क्वायर रूट का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो वहाँ पर एक बार उसका लिमिटेशन का जरूर ख्याल रखिए, ठीक है। लिमिटेशन को देखना बहुत जरूरी है क्योंकि अब आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं सारा का सारा काम वेरिएबल में कर रहे हैं। अब आपके पास सिंपल कोई नंबर अंडर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 3 ऐसा कुछ नहीं है जिसको आप आसानी से देख के बोल सकते हैं कि आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बात समझ आ रहा है। यहाँ पर सब कुछ अब आपका वेरिएबल में काम कर रहा है। वेरिएबल को देख के बताना कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है आसान नहीं है, ठीक है। आसान नहीं है क्या, पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम अपना कंडीशन मान के चलते हैं, उसका लिमिटेशन मान के चलते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर आपको किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हमें लिमिटेशन को भी, जो स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन के जो लिमिटेशन है उसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। बात समझ में आया। तो ये तो हुआ आपका एक टाइप का क्वेश्चन जो आपको ध्यान रखना है। अब मैं आता हूँ दूसरे टाइप का क्वेश्चन में, ठीक है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन है वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि उसमें तो गलती होने के चांसेस, मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। यहाँ पर तो मान लीजिए कोई स्टूडेंट थोड़ा समझदार है तो वो तो थोड़ा कर भी सकता है, लेकिन जो मैं दूसरा टाइप बता रहा हूँ वहाँ पर मैक्सिमम वहाँ पर गलती होने के चांसेस रहते हैं। वो टाइप क्या है, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से। वो देखिए वो टाइप है आपका, जैसे मान लीजिए अगर आपको ऐसा दिया हुआ अंडर स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स, ठीक है। या तो मान लीजिए कुछ इस टाइप का है, या फिर मान लीजिए कि आपका ऐसा है स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स लेस देन जी एक्स, ठीक है। अगर ऐसा है तो यहाँ पर आपका और भी गलती होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। अगर आप इसको सोल्व कर रहे हैं तो आप एक चीज़ तो ध्यान कर सकते हैं, जैसा मैंने पिछले वाले क्वेश्चन बताया कि नहीं आपका ये वाला वैलिड होना चाहिए, तो आप इसके लिए आपका लिमिटेशन जो है वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आप क्या कीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा, स्क्वायर करके वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिएगा, ये कर सकते हैं। अभी तक हमने जो पीछे वाला बताया क्वेश्चन उसके आधार पर आप इतना ही कर सकते हैं। पहला तो ये काम करेंगे कि जो स्क्वायर रूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन है उसके लिमिटेशन को ध्यान देंगे कि उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब वो खत्म हो जाएगा तो फिर आप क्या कीजिएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करके स्क्वायर रूट हटा दीजिएगा, उसके बाद आप वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर एक और गलती होने के चांसेस है, वो चांसेस ये हैं कि आपने इसको तो आपने लिमिटेशन के थ्रू सोल्व कर लिया। आप थोड़ा मेरी बात को इमेजिन करने की कोशिश कीजिए, बाद में मैं एग्जाम्पल से और भी क्लियर करूँगा। आपने इस वैल्यू को तो पॉजिटिव मानकर लिमिटेशन अप्लाई कर दिया, लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये वाला जो वैल्यू है जी एक्स, वो वैल्यू आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव, क्या आपको पता है? नहीं पता है। अगर आपका पॉजिटिव या नेगेटिव होगा तो उसका फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। उसका फ़र्क ऐसे पड़ेगा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर लूँ, मैं आपको दे रहा हूँ अंडर रूट 4, ठीक है।
अब मैं बोल रहा हूँ √4 इज ग्रेटर देन -3, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि √4 की वैल्यू क्या होता है? 2 होता है, तो 2 इज ग्रेटर देन -3। ऑलवेज राइट, ऑलवेज राइट, 2 हमेशा -3 से बड़ा होता है। लेकिन अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं, जैसा कि स्क्वायरिंग, अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं, स्क्वायरिंग कर दूं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 का क्या वैल्यू आएगा? 4, और -3 का स्क्वायर क्या आएगा? 9। तो क्या ये बात सही है? 4 इज ग्रेटर देन 9, क्या ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है? मतलब कि अगर इधर वाला वैल्यू निगेटिव है, इधर वाला वैल्यू निगेटिव है, अगर हम उसको स्क्वायर कर देंगे तो हमारा जो बाद में जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? हालांकि अगर ये पॉजिटिव रहता, जैसे मान लीजिए √9 इज ग्रेटर देन 2, मतलब 3 इज ग्रेटर देन 2, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 9 और ये आएगा ग्रेटर देन 4, जो कि ट्रू है। दिस इज ट्रू। बात समझ में आ रहा है? तो अगर दोनों तरफ पॉजिटिव है, अगर दोनों तरफ पॉजिटिव है तब तो आप स्क्वायर रूट कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर एक तरफ निगेटिव है, अब अगर एक तरफ स्क्वायर रूट है, तो अगर मैं उसको स्क्वायर करता हूँ तो वो आपका गलत एक्सप्रेशन दे देता है। और स्क्वायर तो करना ही करना पड़ेगा, अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो स्क्वायर तो करना मेरी मजबूरी है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा तो स्क्वायर रूट हटाकर ही सोल्व कीजिएगा, स्क्वायर तो करना जरूरी है। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि g(x) आपका पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो आपके आंसर गलत आने के चांसेस हैं। कैसे हैं? मैंने आपको दिखा दिया। अगर ये पॉजिटिव निकला तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ये निगेटिव निकला और डायरेक्ट आप स्क्वायर करके स्क्वायर रूट हटा रहे हैं तो आपको इस तरह का प्रॉब्लम आने का चांसेस है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो हम इन्हीं बातों का यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि ये वाला वैल्यू पॉजिटिव कब है, निगेटिव कब है, उन सारे केसेस को लेके चलेंगे। मुझे यही बतलाने का मेन मकसद था। जब 2 स्क्वायर रूट था, बात समझिए, जो मैं पहला क्वेश्चन था जिसमें 2 स्क्वायर रूट है, तो आप दोनों का लिमिटेशन रख रहे हैं, फिर सोल्व कर रहे हैं, आराम से काम कर रहे हैं। जब एक स्क्वायर रूट है, एक स्क्वायर रूट है और एक आपका इधर खाली है, ओपन है, तब वहाँ पर मुझे और भी ध्यान देना है, क्योंकि अब यहाँ पर तो हम डायरेक्ट इसका स्क्वायर भी नहीं कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट स्क्वायर करेंगे तो कहीं ऐसा कंडीशन ना आ जाए। बात समझ में आ रहा है? तो हम इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं, इसको हम एक एग्जांपल से आपको समझाएंगे, ठीक है ना। इसके लिए कोई ज़्यादा विशेष थ्योरी की ज़रूरत नहीं है, एक क्वेश्चन से हम आपको डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम क्या हो सकता है और उसे मुझे सोल्व किस तरह से करना है। बात समझ में आ रहा है? मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। इसको मैं हटा रहा हूँ। क्वेश्चन है सोल्व √x + 4, सोल्व √x + 4 इज ग्रेटर देन 2 √4 - x²। सॉरी, मुझे एक तरफ लगाना है स्क्वायर रूट ना, तो हम सिर्फ इधर लगाते हैं x + 4। x + 4 इज ग्रेटर देन 2 √4 - x²। अब मुझे इसकी वैल्यू सोल्व करना है, ठीक है। अब मैं काफ़ी ध्यान से सोल्व करूँगा, ठीक है, क्योंकि इसमें एक तरफ स्क्वायर रूट है और एक तरफ सिंपल कोई आपका एक्सप्रेशन है। अब ये आपका पॉजिटिव है निगेटिव, ये तो डिपेंड करेगा x पर, क्योंकि मुझे x के बारे में तो कुछ पता है नहीं, तो ये कुछ भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये निगेटिव भी हो सकता है। तो हम इसके हर तरह के केसेस लेके चलेंगे। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए क्या करते हैं। सबसे पहला काम तो ये करते हैं, सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि जो इसका ये वाला पोर्शन है क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैं थोड़ा इसको साइड में देख लेता हूँ। 4 - x² क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। 4 - x² इज ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब यहाँ से पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस कॉमन कीजिए, तो x² - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस को हटाइए, तो x² - 4 लेस देन इक्वल टू 0। x² - 4 को आप क्या कीजिएगा, x - 2 और x + 2 कीजिएगा, दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से आपका 2 वैल्यू आएगा, एक -2 एक +2 आएगा, ठीक है ना। ये बेबी कर्व मेथड हो गया, ये आपका हो गया प्लस हो गया माइनस हो गया प्लस हो गया। बात समझ में आ रहा है? आपको चाहिए क्या, निगेटिव, तो निगेटिव कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, तो निगेटिव आपको -2 से 2 तक मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? -2 से 2 के बीच में आपको क्या देगा, निगेटिव देगा, ठीक है ना। -2 और 2 को इंक्लूड करेंगे क्योंकि आपको इक्वलिटी साइन लगा हुआ है। तो ये वाला बात तो ये बता दिया,
ठीक है, ये तो देखना ही पड़ेगा। हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा था कि जो स्क्वायर रूट का अंदर वाला नंबर है, अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, वो तो मैंने पहले वाले में भी देखा था। अभी भी मुझे जैसे ही स्क्वायर रूट दिखा तो मैंने फट से दिखाया कि कहाँ से कहाँ तक के नंबर के लिए ये वाला वैलिड है। तो मुझे ये पता चला कि -2 से 2 के बीच में कोई भी नंबर लीजिए उसके लिए ये वाला वैलिड है। एक बात तो ये पता चला। अब आइए यहाँ पर, अब जब हम डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर नहीं सकते हैं, डायरेक्ट तो हम इसका स्क्वायर कर नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव रहा तब तो कोई दिक्कत नहीं, निगेटिव हो गया तो गड़बड़ कर देगा। बात समझ में आ रहा है? तब हम क्या करते हैं, तब हम करते हैं कि इसको हम मान के चलते हैं, केस 1 केस 2 लेके चलेंगे। एक बार मानेंगे कि ये शायद ये पॉजिटिव हो जाए तो क्या होगा, और फिर मानेंगे कि अगर ये निगेटिव हो जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है ना। तो देखिए हम केस फर्स्ट लेके चल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। केस फर्स्ट है कि x + 4 आपका क्या हो जाए, निगेटिव। x + 4 क्या हो आपका, <0 हो। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर ये निगेटिव हो गया तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव, ये निगेटिव नंबर है, ठीक है, इज ग्रेटर देन 2√4 - x²। ठीक है ना, यही होगा ना। अगर आपका x + 4 अगर <0 हो जाए तो इधर हो गया निगेटिव और इधर है आपका 2√4 - x²। दूसरी बात, अंडर रूट बोलिए, स्क्वायर रूट बोलिए, ठीक है। ये स्क्वायर रूट का वैल्यू हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि किसी भी स्क्वायर रूट का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव में पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो क्या कोई पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर से स्मॉल हो सकता है क्या? कभी नहीं होगा। क्या कोई पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर से स्मॉल हो सकता है क्या? नहीं होगा। इसका मतलब कि अगर हम x + 4 <0 ले रहे हैं तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल। ये आपका पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम x + 4 निगेटिव ले रहे हैं तो कभी भी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब कि ये कभी निगेटिव नहीं होगा। मतलब निगेटिव होगा तो वो क्वेश्चन सोल्व भी नहीं हो पाएगा, और सोल्व भी नहीं होगा तो मेरे को तो कहा गया है कि सोल्व कीजिए। बात समझ में आ गया? यहाँ से मेरी बात को समझ रहे हैं? यहाँ से आपका ये वाला वैल्यू निगेटिव आया नहीं, मतलब मैंने माना कि अगर ये निगेटिव रहा तो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो क्या कोई पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर से छोटा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता इसका मतलब ये केस भी नहीं होगा। अब दूसरा केस आइए, केस 2 है आपका, ध्यान से समझिएगा। x + 4 ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हो जाए, x + 4 ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब कि ये वाला वैल्यू कैसा हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है, ठीक है। अरे ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो कोई भी एक दूसरे से बड़ा हो सकता है, ठीक है। अगर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो कोई भी एक दूसरे से बड़ा हो सकता है। तो अगर दोनों पॉजिटिव हो गया, अगर दोनों पॉजिटिव हो गया, अब फिर हम दोनों को जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आपका इनइक्वालिटी साइन पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अगर दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी है तो हम स्क्वायर करते हैं तो उसके इक्वालिटी साइन पर, इनइक्वालिटी साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तो आपका निगेटिव नंबर पर पड़ता है ना। तो ये भी मैंने मान लिया कि आपका पॉजिटिव है, तो अगर ये पॉजिटिव है, अब इधर भी आपका पॉजिटिव, तो स्क्वायर करेंगे। अगर ये पॉजिटिव है, केस 2, ध्यान से समझिएगा, केस 2 अगर ये पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। बात समझ में आ रहा है? अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, क्योंकि स्क्वायर करना तो मेरी मजबूरी है, क्योंकि सोल्व करने के लिए ये स्क्वायर रूट तो हटना ही होगा, और इसको हटाने का बेस्ट तरीका क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। जब स्क्वायर करेंगे तो देखो इसका वैल्यू क्या आएगा। ये तो आया आपका x + 4 का होल स्क्वायर, ये तो आया x + 4 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 2√4 - x²। बात समझ में आ रहा है? अब इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या आएगा आपका, देखिए x² प्लस का 16 प्लस का 8x प्लस का 8x ग्रेटर देन 8 माइनस का 2x², ठीक है ना। अब आप इसको सोल्व कीजिए, सोल्व कीजिएगा तो क्या आएगा। अब मैं इसको कहाँ पर सोल्व करूँ, अब मैं इसको कहाँ पर सोल्व करूँ, अब मैं इसको ऊपर सोल्व करता हूँ, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, जितना मुझे बताना था आपको मैंने बता दिया। अब देखिए अगर आप इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, ये 2x² इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका 3x² हो जाएगा। 3x² और 3x² प्लस का 8x प्लस का 8x, 3x² प्लस का 8x, और ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 8,
प्लस का 8 इक्वल टू सॉरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यही आएगा ना। देख लो एक बार, ये माइनस का 2x² इधर आएगा तो प्लस का 3x² प्लस का 8x और ये आपका 8 इधर आएगा तो 16 माइनस 8 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा आपका। सही है ना, एक बार देख लीजिए थोड़ा ध्यान से। गलत हो गया, थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया। क्या गलत कर दिया, देखिए जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो x + 4 का होल स्क्वायर आएगा ग्रेटर देन, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 आएगा ना। तो जब 2 का स्क्वायर 4 आएगा तो ये मैं 2 यहाँ क्यों लिखा हूँ, ये आपका होना चाहिए 4 होना चाहिए। तो 4 और जब इसका स्क्वायर करूँगा तो 4 माइनस x²। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए तो ये तो आ गया आपका x² प्लस का 16 प्लस का आपका 8x ग्रेटर देन, ये हो गया आपका 16 4 चौका 16, अभी हो गया माइनस का 4x²। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए जब हम इसको इधर लाएंगे माइनस का 4x² इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5x², ये हो जाएगा आपका 5x², ठीक है ना। अब देखिए ये 16 तो कट जाएगा, ये तो ये कट जाएगा तो बचा क्या 5x² प्लस का 8x ग्रेटर देन 0, यही आया ना। तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से x 5x प्लस 8 ग्रेटर देन 0। बात समझ में आ रहा है, x 5x प्लस 8 ग्रेटर देन 0। अगर इसका हम साइन स्कीम निकालेंगे तो क्या आएगा, ये आपका आ गया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, एक आ गया आपका माइनस 8/5, ध्यान से समझिएगा, माइनस का 8/5, माइनस का 8/5 और एक आ जाएगा आपका 0, ठीक है। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए पॉजिटिव, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मैं ये क्वेश्चन भी हटा रहा हूँ, आपने क्वेश्चन देख लिया, क्या क्वेश्चन था, x + 4 ग्रेटर देन 2 √4x माइनस x²। तो यहाँ से मेरा क्या आंसर आएगा, यहाँ से मैंने वेविकर मेथड के थ्रू इसको मैंने सोल्व किया तो यहाँ से x की वैल्यू आपका क्या आ गया, एक तो आ गया माइनस 8/5, एक आ गया 0। आपको चाहिए पॉजिटिव, तो ये हो गया प्लस है माइनस है प्लस है, मतलब आपका क्या हुआ, इसका आंसर क्या होगा, एक तो आपका पॉजिटिव वाला होगा, एक तो आपका देखिए ध्यान से इधर पॉजिटिव वाला पोर्शन 0 नहीं लेना है और आपका एक इधर वाला पोर्शन, ठीक है। ध्यान से समझ रहे हैं ना मेरी बात को, ठीक है। काफ़ी कंसेप्चुअल है और स्टूडेंट जनरली यहाँ पर गलत करते हैं, ठीक है। हम काफ़ी स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं और काफ़ी आपको अच्छे से समझा कर बता रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तो हुआ ये वाली बात, जब मैंने इसको सोल्व किया तो ये वाली बात हुआ। लेकिन हमने एक चीज़ और माना था, हमने क्या माना था कि x की वैल्यू क्या होना चाहिए, x + 4 की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए। हमने ये मान के ही तो ये सारे काम किया है, तो ये वाला कंडीशन भी तो सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए मतलब यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से ये पता चल रहा है कि x की वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 4 होना चाहिए। तो माइनस का 4 किधर हो जाएगा जी, माइनस का 4 मैं इसी में कॉमन कर रहा हूँ। देखिए ये जो आंसर निकला ये निकला, अब मैं इसी में इस वाले वैल्यू को भी कॉमन कर रहा हूँ तो x क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -4, तो -4 कहीं इधर होगा तो x की वैल्यू कैसा होना चाहिए, x की वैल्यू कैसा होना चाहिए आपका, -4 से बड़ा होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। तो ये वाला और ये वाला का कॉमन क्या होगा आंसर, तो कॉमन जो हमारा आंसर होगा वो कॉमन आंसर होगा हमारा ये वाला और ये वाला होगा और फिर इधर से इधर होगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है ना। ध्यान दे दीजिएगा, यहाँ तो यहाँ से हमारा कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से हमारा कॉमन आया -4 को हम इंक्लूड करेंगे तो -4 से माइनस का 8/5, माइनस का 8/5 पर हम क्या रखते हैं, ओपन, ठीक है, यूनियन 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये हुआ हमारा कॉमन। ध्यान दीजिएगा ये कॉमन किसका किसका हुआ, ये वाला का और ये वाला का, ये वाला आपका जो कंडीशन था और ये जो आपने निकाला, इसका तो कुछ कॉमन होने की बात ही नहीं है क्योंकि केस 1 से तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा है, तो ये तो काम खत्म है, ठीक है। लेकिन अभी भी हम एक चीज़ को मिस कर रहे हैं, वो मिस क्या कर रहे हैं कि जो हमारा रेस्ट्रिक्शन था, जो हमारा स्क्वायर रूट में जो लिमिटेशन था जिसको हमने साइड में निकाला था कि उसकी वैल्यू -2 से 2 के बीच में होना चाहिए, ये चीज़ तो अभी तक हमने इसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इसके साथ भी कॉमन तो लेना पड़ेगा ना। शुरुआती दौर में जो हमने इसको माना था कि जो हमारा x की वैल्यू -2 से 2 के बीच में होना चाहिए, इसका इस जो लिमिटेशन है इसके साथ भी तो हमारा आंसर कॉमन होना चाहिए।
होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि अब हमारा जो ये फाइनल आंसर आया है उस आंसर को जो हमारा लिमिटेशन था, जो हमारा रेस्ट्रिक्शन था, उससे हम क्या करेंगे, कॉमन करेंगे कि इसमें कॉमन कितना हो रहा था। ध्यान से देखिएगा, हम इसको यहीं पर लिख रहे हैं। ये तो हो गया इधर वाली बात, ये तो हो गया इधर वाली बात। अब मैं फिर से यहाँ पर एक आपका नंबर लाइन लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, फिर से एक नंबर लाइन लिख रहा हूँ। ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, आपका ये हो गया -4, ये हो गया माइनस का 8/5, ये हो गया आपका 0 और आपका इन्फिनिटी। एक वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, ध्यान से दीजिए, ये देखिएगा इसके अनुसार -4 से कहाँ तक होगा, माइनस का 8/5 तक। ठीक है, और दूसरा कहाँ से कहाँ तक होगा, तो दूसरा होगा आपका, दूसरा होगा आपका 0 से लेके इन्फिनिटी तक होगा। बात समझ में आ रहा है? और एक ये क्या बोलता है कि आंसर कहाँ से कहाँ तक होना, तो इसकी जो वैल्यू है आपका क्या आएगा, ये जो आपका यहाँ से हमारा जो आंसर आया, ये हमारा ये आया, तो हमने इसको यहाँ पर नंबर लाइन पर लिख लिया। ठीक है ना, लेकिन जो हमारा लिमिटेशन था, जो हमारा रेस्ट्रिक्शन था, वहाँ से मैंने क्या पता किया था कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -2 से 2 के बीच में होना चाहिए, तो उसका भी मुझे कॉमन लेना पड़ेगा। तो -2 कहाँ पर आएगा, तो -2 कहीं आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है ना, और 2 कहाँ पर आएगा, तो 2 कहीं यहाँ पर आएगा। अब इसके बीच में होना चाहिए, तो -2 से लेकर 2 के बीच में होना चाहिए। अब बताइए यहाँ पर देख के आपको क्या कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन आपका एक तो आपका यहाँ से यहाँ दिखा, ध्यान से देखिएगा, और एक कॉमन यहाँ से यहाँ दिखा। तो जो हमारा फाइनल आंसर हुआ, वो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, यहाँ से जो हमारा फाइनल आंसर आया वो आया आपका -2 को इंक्लूड करेंगे से -8.5। ठीक है, -8.5 पर ओपन रहेगा, यूनियन 0 से लेकर कहाँ तक आपका 2 तक आएगा, 2 पर हमारा क्या रहेगा, क्लोज रहेगा, एंड दिस इज द आंसर। बात समझ में आया? मतलब कि अगर कभी भी आपका कोई ऐसा क्वेश्चन रहे जिसके एक तरफ आपका स्क्वायर रूट रहे, दूसरे तरफ आपका सिंपल आपका कोई वेरिएबल एक्सप्रेशन रहे, तो वहाँ पर मैं स्क्वायर रूट के अंदर जो लिमिटेशन होता है उसका तो हम ध्यान देंगे ही देंगे, साथ ही साथ उधर जो आपका एक तरफ जिधर आपका स्क्वायर रूट नहीं है उधर का मैं दोनों कंडीशन लेके चलूँगा। एक बार नेगेटिव हो तो क्या होगा, एक बार पॉजिटिव हो तो क्या होगा, क्योंकि नेगेटिव रहने से जब हम स्क्वायर करते हैं तो आपका सिचुएशन चेंज हो जाता है। तो आप यहाँ से समझ रहे हैं, केस 1 से हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं आया। ठीक है, केस 2 से हमारा सॉल्यूशन, तो हमारा एक सॉल्यूशन तो ये आया। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या बोल रहा था कि उसी में कि आपका x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -4 होना चाहिए, तो ये दोनों का कॉमन किए तो हमारा आंसर ये आया। ये तो हमारा आंसर है। ठीक है, लेकिन हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, तो फाइनल आंसर होगा जो हमारा रेस्ट्रिक्शन था उसका और इससे जो दोनों के बीच में कॉमन होगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो उसको हमने नंबर लाइन पर वो करके कॉमन देख लिया। ठीक है ना, वो जो मैंने कॉमन दिखा तो आपका कॉमन निकल गया। कॉमन निकालने का सबसे आसान तरीका है कि आप नंबर लाइन ड्रा कीजिए, आप अपने आंसर को आप प्लॉट कीजिए, जहाँ से जहाँ के बीच में लाइक कर रहा है वो कीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए कहाँ पर कॉमन है, तो ये वाला पोर्शन कॉमन है। क्यों? क्योंकि इसमें ये वाला लाइन भी है, ये वाला लाइन भी है, ये वाला कॉमन है, इसमें ये वाला लाइन भी है, ये वाला लाइन भी है। इधर कॉमन नहीं है क्योंकि इसमें एक ही लाइन है, इधर कॉमन नहीं है क्योंकि इसमें एक ही लाइन है। बात समझ में आ रहा है? तो अभी तक तो हम जितना भी क्वेश्चन बताया उसमें कॉमन ही चल रहा है, कॉमन है, यूनियन है, इंटरसेक्शन है। तो अब तक आपको ये चीज़ समझ में आ जाना चाहिए कि हम कॉमन कैसे निकाल रहे हैं। मेन जो हमारा थीम था वो थीम ये था कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन रहे, अगर एक तरफ स्क्वायर रूट है एक तरफ कोई स्क्वायर रूट नहीं है, तो उसको हम इस तरीके से सोल्व करते हैं। वो हमारा मेन थीम था, मेरा बताने का मेन मकसद वो था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, एक दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ जिसमें कि आपका इक्वलिटी साइन थोड़ा सा चेंज रहेगा। ठीक है ना, अभी क्या था आपका जो इक्वलिटी साइन था, इक्वलिटी साइन आपका जो था, इक्वलिटी साइन क्या था आपका इधर वाला करके था, इधर में आपका कोई एक्सप्रेशन है, इक्वलिटी साइन है, इधर में आपका स्क्वायर रूट है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेके जा रहा हूँ जिसमें स्क्वायर रूट की तरफ ओपन वाला साइन रहेगा। ठीक है ना, तो उसको हम कैसे सोल्व करते हैं तो देखिएगा,
इसको मैं हटा रहा हूँ। और थोड़ा स्टूडेंट्स एक बात को मैं बार बार आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं जो बोलता हूँ ना उसको आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस कम होने के कारण मैं बहुत कुछ चीज़ें आपको लिख नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं सब कुछ बोल ज़रूर देता हूँ। साथ ही साथ थोड़ा स्पेस कम रह जाता है तो मैं एक ही जगह पर मैं काफ़ी कुछ इधर उधर करके लिख देता हूँ, वो ड्यू टू स्पेस के कारण। तो उसको बात को समझिए, हमने जो यहाँ से आंसर लिखा वो दोनों आंसर को एक ही जगह मैंने कॉमन करके यहाँ पर आंसर लिख दिया। मैं उसको अलग अलग करता तो शायद आपको और ज़्यादा सही से दिखता, बट थोड़ा स्पेस कम था तो मैंने वहाँ पर लिख दिया। लेकिन मैं बोला ज़रूर हूँ, ठीक है। फिर यहाँ से जो आंसर आया उस आंसर को इस आंसर के साथ मैंने कॉमन कर दिया। अगर मेरे पास स्पेस रहता तो मैं एक साथ ही मैं इधर से इधर करके लिखता, बट ऐसा नहीं है, इसके कारण मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर आपको मान लीजिए इन केस अगर आपको समझ में नहीं आता है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ आपको एक बार में ही समझ में आ जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आपको एक बार में समझ में ना आए, लेकिन ये बात की गारंटी है कि अगर इसी वीडियो को अगर आप बार बार देखेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार देखेंगे, ठीक है, और समझने की कोशिश करेंगे तो 100% समझ में आएगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और ये सारे जो पॉइंट्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जनरली स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये सारा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कई तरह के आपके कंडीशन होते हैं। और कंडीशन वाली बात जब हम पर भी आती है वहाँ पर स्टूडेंट्स जो है मतलब हाथ खड़े कर देते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इसी का ध्यान रखिएगा। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेकर चल रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है सोल्व फॉर एक्स सोल्व, सिर्फ सोल्व लिख देता हूँ, √7 - x इज ग्रेटर देन x - 1। √7 - x इज ग्रेटर देन x - 1। अब इधर इस बार जो आपका ओपन साइन है, जो इनइक्वालिटी ओपन है, वो आपका स्क्वायर रूट की तरफ ओपन है, ठीक है ना। अब हम इसको सोल्व करते हैं तो थोड़ा तेज़ी से करते हैं क्योंकि मुझे तो आइडिया मिल गया है। तो सबसे पहला काम क्या है कि आपका ये वाला पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो मैं इधर लिख देता हूँ कि 7 - x कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब कि माइनस का 7 ग्रेटर देन इक्वल टू -7 होना चाहिए। मतलब कि x क्या होना चाहिए, लेस देन 7 होना चाहिए। एक चीज़ तो आप इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक तो कंडीशन ये हो गया। दूसरा, अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आपका ये वाला वैल्यू आपका पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो मान के चल रहे, केस फर्स्ट मान रहे हैं, केस फर्स्ट कि आपका ये वाला वैल्यू क्या है, निगेटिव है। x - 1 इज लेस देन 0। x - 1 अगर लेस देन 0 है मतलब कि x इज लेस देन 1 है, ठीक है। तो अगर ये निगेटिव होगा, अगर ये निगेटिव होगा तो ध्यान से समझिएगा, ये क्या है आपका √7 - x इज ग्रेटर देन निगेटिव, ठीक है ना, ग्रेटर देन निगेटिव। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि आपका जो स्क्वायर रूट है, जो स्क्वायर रूट का फंक्शन है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। और पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन निगेटिव नंबर। अगर इधर को मैंने निगेटिव नंबर माना तो ये वाला वैल्यू तो पॉजिटिव होता ही होता है। ये तो सब कोई जानता है कि स्क्वायर रूट होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब हुआ कि पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन निगेटिव। तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन निगेटिव, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि x लेस देन 1 के लिए, x लेस देन 1 के लिए ये आपका कंडीशन क्या होगा, हमेशा सेटिस्फाई होगा। क्योंकि अगर आप x लेस देन 1 लीजिएगा तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा निगेटिव। बात को ध्यान से समझिए, अगर x लेस देन 1 लीजिएगा तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा निगेटिव, ये रहेगा हमेशा पॉजिटिव। एंड पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन निगेटिव, दिस इंप्लाइज इट इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है। इसका मतलब है कि x की वैल्यू आप लेस देन 1 कुछ भी लीजिए, ये हमेशा ट्रू होगा, हमेशा इसका आंसर ट्रू होगा। मतलब यहाँ से हमारा x का आंसर क्या आया, -∞ से लेकर 1 तक। बात समझ में आ रहा है? वो जो इसका प्रीवियस वाला क्वेश्चन कर रहे थे, इसका जो हम प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे थे, वहाँ पर जब हम निगेटिव नंबर ले रहे थे तो आपका नो सॉल्यूशन दे रहा था, वहाँ पर आपका कोई भी सॉल्यूशन नहीं दे रहा था क्योंकि इनइक्वालिटी साइन इधर था, ओपन था। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो ये तो हुआ आपका केस फर्स्ट में। अब आइए केस सेकेंड। केस सेकेंड ये बोल रहा है कि अगर मान लीजिए आपका पॉजिटिव हो जाए, x - 1 इज ग्रेटर देन 0,
x माइनस वन इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, मतलब दिस इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर आपका x माइनस वन ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हो जाएगा तो आपका ये क्या है, ये तो आपका 7 माइनस एक्स है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, ये आपका है 7 माइनस एक्स है, इज ग्रेटर देन x माइनस वन। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, आप स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर करके सोल्व कर सकते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 7 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, मतलब 7 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1, ठीक है ना। अब अगर ये होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये अगर इधर जाएगा तो क्या होगा, ये प्लस का x होगा तो ये हो जाएगा माइनस का x, ठीक है। और ये इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 6 इज लेस देन 0, यही होगा ना। ये होगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस, ये इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस 2x प्लस का x, माइनस का x, ठीक है। ये 1 है, इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 1 माइनस 7, मतलब माइनस का 6 इज लेस देन 0, ठीक है। अब इसको आप फैक्टराइज कीजिए, फैक्टराइज कीजिए तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2x माइनस का 6 लेस देन 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, x माइनस का 3, x माइनस का 3 प्लस 2x माइनस का 3 लेस देन 0। यहाँ से क्या आ गया जी, यहाँ से आ गया आपका x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन 0, ठीक है ना। अब यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नंबर लाइन। ध्यान से समझिएगा, वेवी कर्व मेथड का इंपॉर्टेंस अब आपको पता चल रहा होगा कि अभी वेवी कर्व मेथड के बाद हमने जो कुछ भी बता रहा हूँ उसका कहीं ना कहीं वेवी कर्व मेथड का यूज है ही, तो आप समझ सकते हैं कि वेवी कर्व मेथड कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे तो x के वैल्यू एक -2 एक 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, आपको चाहिए क्या, निगेटिव, तो निगेटिव तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा -2 से लेकर 3 तक, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। यहाँ पर हम ओपन साइन रहेगा क्योंकि इक्वलिटी साइन नहीं है यहाँ पर। अब देखिए ये तो हुआ इसका आंसर, लेकिन इसका आंसर कब होगा, मैंने क्या माना था केस 2 में कि x की वैल्यू कैसा होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 होना चाहिए, तभी तो ये काम हो रहा है। मतलब कि हमारा इसका और ये दोनों का जो कॉमन आंसर होगा वो हमारा केस 2 का आंसर होगा, इसका और इसका जो कॉमन आंसर होगा वो हमारा केस 2 का आंसर होगा। तो इसका x ग्रेटर देन 1 है तो 1 कहाँ पर होगा, 1 मान लीजिए कहीं यहाँ पर होगा, ठीक है ना, 1, तो उसकी वैल्यू क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन 1 है, वहाँ पर इक्वलिटी साइन भी है, ठीक है ना। तो ये आपका इधर हो गया। अब ये दोनों में कॉमन क्या है, तो ये दोनों में कॉमन क्या है आपका, तो दोनों में कॉमन आपका ये वाला पोर्शन है, ये वाला और ये वाला। तो यहाँ से आंसर क्या आया, केस 2 के लिए आंसर क्या आया, केस 2 का आपका आंसर आया x इज एलिमेंट ऑफ 1 से लेकर 3। बात समझ में आया। तो ये आंसर आया केस 2 का, ठीक है, ये आंसर आया केस 2 का। इसका और इसका दोनों को मैंने कॉमन कर दिया, तो यहाँ से आंसर आया x एलिमेंट ऑफ 1 से लेकर 3 तक, ये आया केस 2 का। केस फर्स्ट का आंसर आया आपका ये। अब आपका जो फाइनल आंसर होगा वो फाइनल आंसर क्या होगा, तो केस 1 और केस 2 का तो यूनियन होगा, क्योंकि ये केस 1 है ये केस 2 है, उसका तो यूनियन होगा। लेकिन जो हमारा ये रिस्ट्रिक्शन था, जो हमारा इनिशियल रिस्ट्रिक्शन था, उसके साथ हमारा इंटरसेक्शन होना चाहिए। मतलब इसका और इसका आंसर का जो हमारा कॉमन इसके साथ आएगा वो हमारा होगा, क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। बात को समझ रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से समझिए। इसका जो आंसर आया केस 1 का और इसका जो आंसर आया, ठीक है, उसका कॉमन होना चाहिए इसके साथ, ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा, अब मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, तो कॉमन निकालने के लिए क्या करता हूँ, एक नंबर लाइन पर इन तीनों आंसर को मैं लिख दूंगा, एक कॉमन लिखूंगा उसको, उसके बाद एक नंबर लाइन पर ये तीनों आंसर को लिख दूंगा, और जो तीनों में जो कॉमन होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये आपका हो गया नंबर लाइन, ये हो गया आपका नंबर लाइन। ध्यान से समझिएगा, स्पेस कम है तो मैं थोड़ा यहीं पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये हो गया आपका -∞ से, ये हो गया -∞ से इन्फिनिटी, ये आपका नंबर हो गया। इसका आंसर क्या बोल रहा है, 1 से 3 तक। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, ये आपका मान लीजिए 1 है और ये मान लीजिए 3, तो इसके अनुसार आंसर क्या बोल रहा है, 1 से 3 तक। तो ये आपका हो गया 1 और ये हो गया आपका 3, ठीक है। इसका आंसर क्या बोल रहा है, -∞ से 1 तक, -∞ से 1 तक, 1 पर ओपन है। मतलब कि ये केस 2 का आंसर बोल रहा है कि -∞ से लेकर कहाँ तक, 1 तक। बात समझ में आया, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, ये वाला जो हमारा रिस्ट्रिक्शन था कि x की वैल्यू 7 से छोटा होना चाहिए, तो मान लीजिए ये आपका 7 है,
ठीक है। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ चाहिए, तो 7 से छोटा होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है, x की वैल्यू कहाँ से होना चाहिए, 7 से छोटा होना चाहिए। तो इसका कॉमन आंसर क्या होगा जी, इसका थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, कॉमन आंसर क्या होगा। इसका कॉमन आंसर क्या होगा, थोड़ा ध्यान से देखना। हाँ ठीक है ना। तो देखिए सही है आपका, देखिए केस 1 ध्यान से समझिएगा, केस 1 और केस 2 में केस 1 क्या होना चाहिए, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, केस 1 क्या होना चाहिए, -∞ से -1, ध्यान से समझना। या फिर मैं ऐसा करता हूँ, केस 1 केस 2 आप हटाओ, ठीक है, आप पहले कंफ्यूज ना कर जाओ। आप यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, हमारा आंसर क्या हुआ, केस 1 से हमारा क्या आंसर हुआ, केस 1 से हमारा आंसर आया -∞ से 1 तक, ठीक है। और केस 2 का आंसर क्या आया, 1 से लेकर 3 तक। तो केस 1 और केस 2 का जब आंसर लिखेंगे, तो ये तो केस 1 केस 2 है ना, तो ये दोनों का जब आंसर लिखेंगे तो क्या होगा, -∞ से 1 यूनियन 1 से लेकर 3। तो ये दोनों का आंसर क्या होगा, तो हम आंसर हो जाएगा केस 1 का यूनियन केस 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -∞ से 1 यूनियन 1 से 3। क्यों यूनियन ले रहे हैं स्टूडेंट्स, क्यों, क्योंकि हमारा केस 1 है केस 2 है। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा, -∞ से 1 यूनियन 1 से 3। तो देखिए 1 है, ये 1 है आपका, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, -∞ से 3 हो जाएगा, -∞ से लेकर 3 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अब हमारा यहाँ से जो दोनों आंसर आया उसका कॉमन लेंगे किसके साथ, तो ये जो हमारा शुरुआत में जो हमारा रेस्ट्रिक्शन था x < 7 उसके साथ लेंगे। तो अब लीजिए रेस्ट्रिक्शन, तो ये हुआ -∞ से 3, मतलब अगर ये -∞ या +∞ है, ये मान लीजिए 3 है, मतलब कि 3 से छोटा। और ये क्या बोल रहा है, 7 से छोटा, ये बोल रहा है 7 से छोटा, तो ये मान लीजिए 7 है, तो 7 से छोटा। अब बताइए दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या है, इधर वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आपका क्या है, कॉमन है। तो आपका आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा x -∞ से 3 एंड दिस इज द आंसर। बात समझ में आ रहा है, ये आंसर क्या होगा, -∞ से लेकर 3 तक होगा, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान लगाना है, थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा तभी होगा। पहली बात मैं फिर से एक बार आपको उसको रिकॉल करा रहा हूँ। पहला बात तो कि ये वाला आपका > 0 होगा, तो इससे हमारा आया वैल्यू ये, ठीक है। इस वैल्यू को हम अभी रखेंगे साइड में, ठीक है। इसका काम कब आएगा, जब हम फाइनल आंसर लिखेंगे। जब हमारा फाइनल आंसर आएगा उसके साथ मुझे इस आंसर को कॉमन करना होगा, तभी हमारा एकदम से फाइनल आंसर आएगा, ठीक है ना। अब अगर ये निगेटिव हो गया, अगर ये निगेटिव हो गया, अगर होने को तो कुछ भी हो सकता है, निगेटिव या पॉजिटिव दोनों को होगा, तो हम केस लेके चलेंगे। अगर ये निगेटिव है, तो अगर ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू, मतलब कि x < 1 के लिए हमेशा ये वैल्यू ट्रू है। तो एक आंसर तो -∞ से 1 आ गया। अगर ये पॉजिटिव हो गया, अगर पॉजिटिव हो गया मतलब x - 1 > 0 हो गया, मतलब x की वैल्यू > 1 हो गया, ठीक है। अगर ये हो गया तो फिर आप क्या कीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर करके इसको हटाइए, इसको सोल्व कीजिए। यहाँ से आंसर क्या आया, यहाँ से आंसर आया आपका, यहाँ से एक आंसर आ गया आपका -2 से 3 के बीच में आंसर आया, ठीक है। अब चूंकि हम इसका फाइनल आंसर लिखना है केस 2 का, तो केस 2 में हमने क्या माना था कि x की वैल्यू क्या होना चाहिए, > 1 होना चाहिए, तो हम उसके साथ कॉमन करेंगे ना। तो जब उसके साथ कॉमन किए तो हमारा आंसर क्या है, x < 1 से 3। अब हमारा फाइनल आंसर क्या बना, तो केस 1 और केस 2 दोनों का यूनियन कर दो, तो हमारा बना फाइनल आंसर -∞ से 3। अब जो ये फाइनल आंसर बना उसका इंटरसेक्शन क्या करेंगे, इससे करेंगे जो हम इनिशियली इसको माने थे
क्योंकि अगर इसके बिना तो हमारा काम ही गड़बड़ है, तो इससे करेंगे। तो इससे हम जब इंटरसेक्शन किए तो हमारा आंसर क्या आया, -∞ से लेकर 3 तक। ठीक है, जनरली स्टूडेंट इंटरसेक्शन ये सब में दिक्कत कर देते हैं, लेकिन अगर उसको अगर स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आप कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा। आप बोलोगे कि सर जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था, उस पहले वाले क्वेश्चन में जो हम केस 1 बना रहे थे उसमें कोई आंसर ही नहीं आ रहा था, तो हम डायरेक्ट केस 2 लिखें। अब केस 2 का जो आंसर आया उस आंसर को हम इसके साथ जो हमारा लिमिटेशन था, जिसको हम लिमिटेशन बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन बोलते हैं, कभी कभी कोई लोग उसको डोमेन रिस्ट्रिक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, हम डोमेन का बार बार यूज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने अभी तक फंक्शन पढ़ा नहीं है, तो इसलिए मैं उसको डोमेन का यूज नहीं कर रहा हूँ। तो फिर उसको जो फाइनल आंसर जो आता है उसका जो रेस्ट्रिक्शन होता है, लिमिटेशन, उसके साथ हमने कॉमन किया था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर केस 1 केस 2 दोनों में आंसर आ रहा है, तो दोनों का यूनियन करके हमारा ये आंसर आया। अब इस आंसर को हमारा जो रेस्ट्रिक्शन था, जो लिमिटेशन था, उसके साथ हमने फाइनल क्या किया, कॉमन किया। कॉमन करने का सबसे बेस्ट तरीका, आप सारे वैल्यू को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए, आप आराम से उसको लाइन ड्रा कीजिए, जो कॉमन दिख रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन लेके चलता हूँ। आई होप कि देखिए आपको इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं। एक तो जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट हो, जो मैंने पहला क्वेश्चन बताया, एक स्क्वायर रूट एक तरफ हो एक तरफ नहीं हो, लेकिन आपका ओपन साइन, जो आपका इनइक्वालिटी का साइन जो ओपन होता है, कभी आपका स्क्वायर रूट की तरफ हो या फिर स्क्वायर रूट के जस्ट उल्टा हो। तो ये 3 टाइप का होता है। मैंने 3 टाइप का आपका क्वेश्चन को आपको यहाँ बता दिया, और क्या क्या यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है, आपको किन किन बातों को सावधानियाँ रखनी है, मैंने उसके बारे में भी आपको काफ़ी डिटेल्स में बता दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको ये आपका स्क्वायर रूट का एक कंप्लीट आपका इंट्रोडक्शन है, इतना आपको जानना जरूरी है, अदरवाइज स्क्वायर रूट के क्वेश्चन में आप कंफ्यूज कर सकते हैं। अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन और लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, वो जस्ट फॉर रिकॉल, ये जितना कॉन्सेप्ट मैंने बताया है उसका एक तरह से रिकॉल ही मान के चलिए, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ और उसके साथ ही आज का जो क्लास है उसको मैं एंड कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक क्वेश्चन है आपका, इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है ना, ये सारे एक ऐसे टॉपिक है जिसको समझाने के लिए काफ़ी दम लगाना पड़ता है। ठीक है, और स्टूडेंट को भी समझने के लिए काफ़ी दम लगाना पड़ता है। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप बिना ध्यान लगाए, बिना आप दिमाग लगाए आप नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, ये आपका सीरीज का क्वेश्चन नहीं है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नहीं है कि बहुत ही इजीली आप फार्मूला को पुट कीजिए और आंसर को लिखिए। ठीक है, यहाँ पर आपको समझने के लिए आपको काफ़ी ध्यान लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, एक क्वेश्चन है, सोल्व अंडर रूट 2 to the power 2x minus 7 2 to the power 2x minus 7 is less than 2 to the power x minus 1। सिंपल है, जैसे हम क्वेश्चन किए हैं पिछले बार क्वेश्चन किए वैसा ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है, यहाँ पर दिक्कत है कि थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल भी आ गया। ठीक है, एक्सपोनेंशियल भी आ गया तो मुझे थोड़ा उसको भी डील करना है। अब मैं एक एक करके करूँगा, आप ध्यान से मेरी बातों को सुनना। ठीक है ना, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करने की, आप सिर्फ ध्यान से मेरी बात को सुनना। सबसे पहला काम करेंगे कि ये वाला हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसको पॉजिटिव करेंगे। 2 to the power 2x minus 7 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ से मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 to the power 2x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 7 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से हम लॉग लगा दिए। अब तो मैं तेज़ी से कर सकता हूँ ना, मैं कहाँ पर क्या कर रहा हूँ, लॉग लगा रहा हूँ, कैसे लगा रहा हूँ, वो तो आपको पता चल ही रहा होगा। ठीक है, अगर नहीं पता चल रहा है तो आप लॉग का मेरा वो देखिए, लेक्चर देखिए। ठीक है, अब ये 1/2 log 7 बेस 2 है, इस 1/2 को अगर अंदर ले जाना चाहूँ तो ये 2 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। सब समझ में आ रहा होगा आपका, log 7 बेस 4। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप log की मेरी लेक्चर देखिए, बहुत देखना जरूरी है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं जो कुछ ही बता रहा हूँ उसका पीछे से ज़बरदस्त कनेक्शन है। तो एक तो हमारा यहाँ से हमारा ये चीज़ निकला कि x की वैल्यू क्या होना चाहिए, x की वैल्यू ग्रेटर देन log 7 बेस 4 होना चाहिए। एक तो कंडीशन यहाँ से निकला, कोई प्रॉब्लम, आई होप कि आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया और उसके बाद मैंने x की वैल्यू को सोल्व कर दिया। ठीक है, x की वैल्यू को मैंने क्या किया, x की वैल्यू को मैंने सोल्व कर दिया। ठीक है, यहाँ पर 2 था ना, तो इसको हटाने के लिए मैंने log बेस में 2 लिया। ठीक है, ताकि ये वाला हट जाए।
अब जब x ग्रेटर देन 1/2 आया ना, x ग्रेटर देन 1/2 log 7/2, 1/2 को अंदर ले गया, तो 1/2 को अंदर ले गया तो एक तो अंदर लेके इसको हम √7 कर सकते हैं, या फिर हम एक ये कर सकते हैं कि जब आपका डिनोमिनेटर में अगर कोई नंबर आता है तो बेस पर पावर चढ़ा सकते हैं। तो बेस पर पावर चढ़ाना हम ज़्यादा अच्छा समझे, क्योंकि अंडर करना थोड़ा ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, बुद्धिमानी की बात नहीं है। तो x इज ग्रेटर देन log 7 बेस का 4, एक तो ये हो गया यहाँ से, ठीक है। ये तो हमारा ये पहला कंडीशन हो गया। अब आइए दूसरा, अब दूसरा में वही केस 1 केस 2। केस 1 क्या है, केस 1 क्योंकि मुझे तो ये पता नहीं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो मान लिया कि ये नेगेटिव है, टू द पावर x - 1 लेस देन 0, ठीक है ना। अगर ये लेस देन 0 है, अगर ये आपका लेस देन 0 है, अगर ये लेस देन 0 मतलब नेगेटिव है, बात को समझ रहे हैं। अगर ये नेगेटिव है तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये वाला वैल्यू क्या होगा, ये वाला वैल्यू आपका पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव इज ग्रेटर देन नेगेटिव, क्या ये बात सही है? ये वाला वैल्यू तो पॉजिटिव ही होगा, और इसको हमने मान लिया नेगेटिव, तो क्या पॉजिटिव इज ग्रेटर देन नेगेटिव, पॉजिटिव इज नहीं, पॉजिटिव इज लेस देन नेगेटिव, क्या ये बात सही है? क्या नहीं सही है, कभी भी ऐसा नहीं होता है। पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव, बट यहाँ पर क्या बोल रहा है, पॉजिटिव इज लेस देन नेगेटिव। इसका मतलब क्या, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो मुझे थोड़ा सा राहत क्या मिला कि मैं जो केस 1 लेके चला था उसका मेरा काम तमाम हो गया, उसका मुझे कोई ज़्यादा मतलब ही नहीं है, क्योंकि कोई पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। अब आइए केस 2 पर। केस 2 मान लीजिए कि आपका 2 टू द पावर x - 1 ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हो, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये काम हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग दोनों साइड हम करेंगे तो इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2 टू द पावर 2x माइनस का 7, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2 टू द पावर x - 1 का होल स्क्वायर। आप सोल्व कीजिए, 2 टू द पावर 2x माइनस का 7, 2 टू द पावर 2x प्लस का 1 माइनस का यह 2ab, 2 इंटू 2 टू द पावर x। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ से ये कट गया, कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा, आप इसको आप इधर ले आइए, ठीक है ना। आप इस चीज़ को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 टू द पावर x। ये जब इधर जाएगा, ये जब इधर जाएगा तो क्या आएगा, 8 आएगा, 8 ही आएगा ना, देख लो इसको। ये क्या आएगा आपका, 8 आएगा, 8 ही आएगा ना स्टूडेंट्स। ये कट गया, ये आपका इधर आ गया, ये जब आपका इधर आ गया तो 2 इंटू 2 टू द पावर x, ये इधर गया तो 8 आएगा, 8 ही आएगा, ठीक है। अब आप इसको क्या कीजिए, यहाँ से कैंसिल आउट, तो ये क्या हो गया आपका 2 टू द पावर x लेस देन 4, 2 टू द पावर x लेस देन 4। अब मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ तो यहाँ पर आया 2 टू द पावर x लेस देन 4। बात समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो x की वैल्यू निकालना है तो दोनों तरफ log लगा दो, बेस का 2 log 4 बेस का 2, ये तो आ गया x, और यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा ग्रेटर देन 2, तो यहाँ से आ गया ग्रेटर देन 2। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से वैल्यू आया x इज ग्रेटर देन 2। हमने कंडीशन क्या माना था कि 2x - 1 इज ग्रेटर देन 0। इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो गया, 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर यहाँ पर log लगाएंगे, यहाँ पर log लगाएंगे, अगर बेस 2 लगाएंगे तो यहाँ पर होगा log इक्वल टू log 1 बेस का 2। ये वाला वैल्यू क्या आएगा, x, और log 1 बेस 2 क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। बात समझ में आ रहा है। तो हमारा कंडीशन क्या था, हमारा कंडीशन था, हमारा ये जो केस था, केस माने थे उसमें क्या था कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। अब देख लो स्टूडेंट्स कि अगर आपको लॉग अगर अच्छे से पता नहीं है, अगर आपको एक्सपोनेंशियल के बारे में पता नहीं है, अगर आप वेविकर मेथड के बारे में पता नहीं, कहीं पर मॉडुलस आ जा रहा है, अगर उसके बारे में पॉसिबल नहीं है, तो आप सोच सकते हैं कि आपसे क्या क्वेश्चन बन पाएगा, ठीक है। तो मैं आपको यही रियलाइज़ कराना चाह रहा हूँ कि मैं जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ, आपको देखिए आपको लॉग की भी यहाँ पर कंडीशन आ रही है। अब मैं यहाँ से जल्दी से सोल्व करके ये बता दिया कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब मैंने आपको लॉग बताया भी है, लेकिन आप सोचिए कि अगर आपको ये अगर लॉग वाली वैल्यू अगर आपको पता नहीं है, अगर लॉग से अगर इसको फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे तो क्या आप क्वेश्चन बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। इसलिए मैं जो कुछ ही बता रहा हूँ बहुत सिस्टमेटिक बता रहा हूँ, और आपसे मुझे
मतलब रिक्वेस्ट है, सजेशन मैं दे रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ एज ए टीचर कि आप उस सब को देखिए, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि सोच समझ के उसको बनाया गया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि जहाँ तहाँ जैसे तैसे करके उसको टॉपिक क्लियर कर दिया गया है। वो सारे टॉपिक क्लियर किया गया है जो आपका बहुत ज़्यादा यूज है। अब देखिए ना, 2 to the power x - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। दिस इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन 0। कैसे निकाले? लॉग की सहायता से निकाले। अब मैं अगर ये जो बोल रहा हूँ, अगर किसी स्टूडेंट ने लॉग नहीं पढ़ा है तो ऑब्वियस सी बात है इसको ये समझ में नहीं आएगा। जब ये समझ में नहीं आएगा तो आगे क्या उसको खाक समझ में आएगा? नहीं समझ में आ सकता है, ठीक है। और फिर बाद में ये आपको टॉपिक बोरिंग लगने लगेगा। लेकिन टॉपिक इंटरेस्टिंग कब बनता है? जब आपको सब कुछ इनिशियल से आपको समझ में आता है तो आपको टॉपिक इंटरेस्टिंग बनता है। और ये भी बात सही है कि ये सारे ऐसे टॉपिक हैं जो और वो स्टूडेंट से उसको अलग करता है, ठीक है। ये कोई आपका सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन नहीं है, ये आपका कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं है कि बिल्कुल पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर आ जाए। इन सारे क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। और दिमाग लगाने के लिए आपकी बेसिक बहुत मजबूत होना चाहिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज मुझे इतना एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं। कौन स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन पर पूरा का पूरा एक क्लास खत्म करता है? नहीं, आपने देखा होगा, ठीक है। अगर मैं खत्म कर रहा हूँ इसके पीछे मेरा कोई मकसद है या मैंने कुछ ऐसा रियलाइज किया है, मैंने ऐसा कुछ देखा है जिसमें जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है, बच्चे वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम फील करते हैं, तो मैं उन सब चीज़ों को देख कर ही मैं आपको इस तरह से कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप कम से कम इस चीज़ का कम से कम एप्रिसिएशन तो जरूर कीजिए, ठीक है ना। अब देखिए, ठीक है, वो तो बात की बात है। तो केस 2 से हमारा क्या है? x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और ये जो मैंने सोल्व करके निकाला ना, वहाँ से मुझे क्या पता आया कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो केस 2 में हमने ये मान के चला और आंसर आया x इज ग्रेटर देन 2। बात समझ आ रहा है? तो ये दोनों का कॉमन क्या हो गया? एक बोल रहा है x इज ग्रेटर देन 0 और एक बोल रहा है x इज ग्रेटर देन 2। तो ये दोनों का कॉमन क्या हो गया? x इज ग्रेटर देन 2 होगा ना। अगर एक बोल रहा है x जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, एक बोल रहा है 2 से बड़ा होना चाहिए, तो कॉमन क्या आया? 2 से बड़ा। तो ये दोनों का हमारा कॉमन आंसर क्या हो गया? ये दोनों का हमारा कॉमन आंसर हो गया, ये दोनों का हमारा कॉमन आंसर आ गया x इज ग्रेटर देन 2। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए, केस 2 से हमारा आंसर आया x इज ग्रेटर देन 2। ध्यान से समझना, केस 2 से हमारा आंसर है x इज ग्रेटर देन 2। केस 1 से हमारा कोई आंसर ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। इसलिए यहाँ पर यूनियन करने का कोई मतलब ही नहीं है। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने यूनियन किया था, तो थोड़ा सा ये बात को ध्यान है। अगर इसका कोई आंसर आता तो इस आंसर और इस आंसर का यूनियन लिखते, देन आफ्टर फाइनल हम इसके साथ इंटरसेक्शन करते हैं, क्योंकि ये तो हमारा लिमिटेशन है, ये तो सबके साथ अप्लाई होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर केस 1 हमारा कोई आंसर ही नहीं है, नॉट पॉसिबल है। तो हमारा केस 2 से क्या आंसर आया? x इज ग्रेटर देन 2। और केस 1 से क्या आया? केस 1 से तो कुछ आया ही नहीं। अब हमारा जो फाइनल क्या है? फाइनल हमारा x इज ग्रेटर देन log 7 बेस 4, ये हमारा लिमिटेशन है। अब इसका इसके साथ हम इंटरसेक्शन करेंगे। अब हम इसका इसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे और जो हमारा आंसर होगा, फाइनल कॉमन जो आंसर होगा, वही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। अब देखिए इंटरसेक्शन कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। ये है आपका नंबर लाइन, ये आपका माइनस इनफिनिटी से इन्फिनिटी। ये वाला बोलता है कि 2 से बड़ा होना चाहिए, तो मैंने लीजिए 2 से बड़ा आपको एक कर दिया। अब ये बोलता है कि x की वैल्यू कहाँ पर मैं बताऊँ आपको, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा। x की वैल्यू ग्रेटर देन log 7 बेस का 4 होना चाहिए। अब ये आपको पता है क्या कि इसकी वैल्यू क्या होने वाली है? इसकी वैल्यू कुछ पता है क्या log 7 बेस 4 का? ना तो मुझे कैलकुलेटर दिया गया है, तो मैं इसकी वैल्यू मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इसका एक आइडिया लगा सकता हूँ। एक आइडिया ये है कि log 7 बेस 4 होता क्या है। तो देखिए, अभी इसको छोड़िए, log 7 बेस 4 कहीं ना कहीं log 4 बेस का 4 से तो बड़ा ही होगा, और log 16 और बेस का 4 से छोटा ही होगा। ये इससे बड़ा होगा, ये इससे छोटा होगा। log 4 बेस 4 क्या होगा? 1 होगा। और ये हो गया आपका log 7 बेस 4, और ये क्या होगा? ये आपका 2 होगा। मतलब log 7 बेस 4 की वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगी। log 7 बेस 4 की वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगी, मतलब 2 से पहला होगा, 2 से पहले होगा log 7 बेस 4 की वैल्यू। बात को समझ रहे हैं? log 7 बेस 4 की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि मुझे पास कैलकुलेटर नहीं है, ऐसे निकालना मुश्किल है। लेकिन मैं एक आइडिया लगा सकता हूं कि log 7 बेस 4 जो है log 4 और log 16 के बीच में ही होगा। अगर हम सबका बेस 4 लगा दे तो log 4 बेस 4 की वैल्यू 1 होता है, log 16 बेस 4 की वैल्यू 2 होता है। इसका मतलब log 7 बेस 4 की वैल्यू 1
से 2 के बीच में होगा, इसका मतलब कि 2 से छोटा होगा, मतलब कि कहीं ना कहीं log 7 बेस 4 इधर होगा। अब ये कह क्या रहा था, ये लिमिटेशन कह रहा था कि x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए log 7 बेस 4 से होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो log 7 बेस 4 से होना चाहिए, तो आपका ग्रेटर देन होना चाहिए, तो ये हो गया। अब यहाँ दोनों में कॉमन आंसर क्या होगा, तो कॉमन जो हमारा आंसर होगा, लगता है हम कहीं पर कुछ गलत कर रहे हैं जी, हम कहीं पर कुछ गलत कर रहे हैं। ये तो आपको समझ में आ गया, हम कहीं पर कुछ गलत कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये 2 टू द पावर x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 2 टू द पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम log की वैल्यू इन्वॉल्व करेंगे तो 2 लगा रहे हैं बेस, तो इक्वलिटी साइन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, ये क्या हो गया, 2 टू द पावर x माइनस का 7 ये लेस देन इतना हो गया। ये 2 टू द पावर x माइनस का 7 2 टू द पावर 2x प्लस का 1 माइनस 2 टू द पावर 2 है। ठीक है, इससे ये हम काट दिए। ठीक है ना, अब मुझे लगता है कि एक गलत काम हम ये कर रहे हैं, एक गलत काम स्टूडेंट्स ये कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा ये होता है, मतलब एक मैथ का क्लास ऐसा होता है जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट सबकी बहुत ज़रूरी है, बिना इन्वॉल्वमेंट का काम नहीं बनता है। ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी इसमें आपको ध्यान रखना पड़ता है। -7 अगर -1 को हम इधर ले आएँ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 8 इज़ ग्रेटर देन, इसको हम कर देते हैं माइनस का 2 इंटू 2 टू द पावर x। बात समझ में आ रहा है? ऐसे कर सकते हैं ना, अगर हम -1 को इधर लाएंगे तो माइनस का 8 हो गया, ये हो गया। अब देखिए ये माइनस माइनस को जब हम कैंसिल आउट करेंगे, माइनस माइनस को जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारा साइन चेंज हो जाएगा ना, 8 इज ग्रेटर देन 2 इंटू 2 टू द पावर x। यहाँ 2 से 2 कट गया तो आया क्या, 2 टू द पावर x। यहाँ से आया मेरा क्या आया, यहाँ से मेरा क्या आंसर आएगा, यहाँ से आपका आंसर आ गया 2 टू द पावर x इज़ लेस देन 4। सही है, तो यहाँ से मेरा क्या आंसर आ गया, अरे देखिए 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 यहाँ पर मैंने गलत किया। ठीक है ना, यहाँ पर जब लेस देन 4 है, ठीक है यहाँ तक तो सही है, यहाँ पर जब लेस देन 4 है तो आपको यहाँ पर लेस देन रखना पड़ेगा ना। ठीक है ना, ऐसा मैं इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर मेरा यूनियन जब आ रहा था ना तो ये वाला चीज़ आ नहीं रहा था, तो फिर इसका हम जो इतना दिमाग लगा रहे हैं इसका क्या फ़ायदा हुआ। तो मुझे यहाँ पर लगा कि जब log 7 बेस 4 को हम जब यहाँ पर ड्रा किए उसके बाद मुझे इससे कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है, तो फिर इतना दिमाग क्यों लगा रहे थे, कहीं ना कहीं इसका यूज होने वाला है, इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ देखें। अब देखिए आपका जब यहाँ लगाइएगा तो ये तो आपका इनइक्वालिटी इधर रहेगा ना, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आया, लेस देन 2 आया। ठीक है, अगर x की वैल्यू लेस देन 2 आया तो एक आपका क्या बोलता है, एक बोलता है x इज ग्रेटर देन 0, x बोलता है x इज ग्रेटर देन 0, अब एक बोलता है x इज लेस देन 2। तो यहाँ से जो हमारा कॉमन आंसर आएगा वो कॉमन आंसर क्या आएगा, x की वैल्यू कहाँ से होना चाहिए, 0 से 2 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अब 0 से 2 के बीच में होना चाहिए, तो ये तो 2 हो गया, ये आपका मान लीजिए आपका ये -∞ है, ये आपका मान लीजिए 0 है, तो आपका 0 से 2 के बीच में होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? और एक यहाँ से क्या बोलता है कि log 7 बेस 4 आपका इधर होना चाहिए। अब ये दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो दोनों में कॉमन आपका ये दिख रहा है, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा आपका, कि आंसर log 7 बेस 4 2। ठीक है, दोनों पर ओपन रहेगा क्योंकि दोनों पर ओपन रहेगा। बात समझ में आया? ठीक है ना स्टूडेंट्स, log 7 बेस 4। एक गलती मैंने और किया, एक गलती और मैंने किया कि यहाँ पर देखिए इक्वलिटी साइन है, तो यहाँ पर मैंने इक्वलिटी साइन छोड़ दिया। ठीक है, अगर यहाँ पर इक्वलिटी साइन होगा ना, ये इक्वलिटी साइन यहाँ से लेकर चल रहा हूँ, यहाँ छोड़ दिया तो ये वाला हो जाएगा आपका यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, और जब ये क्लोज हो जाएगा तो यहाँ पर आंसर आपका क्लोज आएगा। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट को ध्यान देना पड़ता है, कहीं पर भी अगर आप छूटा तो आपका क्वेश्चन गया, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ऐसा कंडीशन होता है मैथ के क्वेश्चन में, और ख़ास करके वैसे क्वेश्चन जिसमें आपके थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाने पड़ते हैं। ठीक है ना, अब ये देख लीजिए, ये है आपका सोल्यूशन, कितना पेचीदा सा सोल्यूशन है।
ठीक है। लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप करके बनाएंगे तो फिर ये सोल्यूशन पेचीदा नहीं रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन पढ़ाने का मेरा मेन मकसद यही था कि आपको किन किन बातों का ध्यान देना है। पहला बात ध्यान देना है कि स्क्वायर रूट का अंदर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, इस बात का ध्यान देना है, ठीक है। उसकी जो मैंने आपको ध्यान दिया, हर क्वेश्चन में ध्यान दिया। दूसरी बात, अगर कहीं भी दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा रहे और अगर आप इनइक्वालिटी का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट स्क्वायर मत कीजिएगा, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो मैंने क्वेश्चन के थ्रू बताया। तीसरी बात कि अगर एक तरफ स्क्वायर रूट रहे, एक तरफ कुछ भी ना रहे, तो वहाँ पर आप जो है आप कभी भी उसको स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करके सोल्व मत कीजिएगा, क्योंकि आपके आंसर गलत आ सकते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल से भी समझाया आपको, एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से भी समझाया, एक एग्जाम्पल लेकर भी समझाया, ठीक है। फिर जब आप फाइनल आंसर लिखेंगे तो कैसे आपको कॉमन रखना है, कॉमन करना है, उसके बारे में भी हमने सिखाया, ठीक है ना। तो ये हुआ स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन का द एंड, ठीक है। इतना अगर आपको जानकारी है तो स्क्वायर रूट के क्वेश्चन बनाने में कभी दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत जनरली कौन से क्वेश्चन में होती है, जहाँ पर इनइक्वालिटी साइन लगती है, ठीक है। अगर इसमें इक्वलिटी साइन लगा रहता तो इतना ज़्यादा सोचना नहीं रहता, आप आसानी से कर सकते हैं। जहाँ पर इनइक्वालिटी साइन लगी रहती है वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है ना। तो हम जनरली डील भी उसी को कर रहे हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, तो फिर आपका कभी भी स्क्वायर रूट के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी के साथ स्क्वायर रूट को हम द एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट न्यू टॉपिक लेकर आएंगे, ठीक है। तो अभी तो बेसिक मैथमेटिक्स ही चल रहा है। बेसिक मैथमेटिक्स में हमने काफ़ी कुछ ख़त्म कर दिया है, कम से कम मोर देन 50% मैंने आपको सिलेबस ख़त्म कर दिया है। लेकिन आगे आने वाले जितने भी टॉपिक हैं वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, किसी को एक दूसरे से कंपेयर नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो भी आगे का टॉपिक आ रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये हमारे तरफ से रिक्वेस्ट है। अगर आप ध्यान दीजिएगा आपके लिए फ़ायदा है, अदरवाइज़ तो कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।